जवानी की दहलीज पर पैर रखते ही मन 7वें आसमान पर जा पहुंचता है। सारी दुनिया रंगीन और मद भरी लगती है। मन का घोड़ा बेलगाम होने लगता है और मदहोशी में किसी की बात सुनना नहीं चाहता है। कुछ ऐसा ही माधुरी के साथ हो रहा था। रात के 10:30 बज रहे थे। तृप्ति खाना खाकर पढ़ने के लिए बैठी थी। वह अपने जरूरी नोट रात में 11 बजे के बाद ही तैयार करती थी। रात में गली सुनसान हो जाती थी। कभी कभार तो कुत्तों के भौंकने की आवाज के अलावा कोई शोर नहीं होता था। तृप्ति के कमरे का एक दरवाजा बनारस की एक संकरी गली में खुलता था। मकान मालकिन ऊपर की मंजिल पर रहती थीं। वे विधवा थीं। उनकी एकलौती बेटी अपने पति के साथ इलाहाबाद में रहती थी। नीचे छात्राओं को देने के लिए 3 छोटे-छोटे कमरे बनाए गए थे। 2 कमरों के दरवाजे अंदर के गलियारे में खुलते थे। उन दोनों कमरों में भी छात्राएं रहती थीं। दरवाजा बाहर की ओर खुलने का एक फायदा यह था कि तृप्ति को किसी वजह से बाहर से आने में देर हो जाती थी तो मकान मालकिन की डांट नहीं सुननी पड़ती थी। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। तृप्ति किसी अनजाने डर से सिहर उठी। उसे लगा कोई गली का लफंगा तो नहीं। वैसे आज तक ऐसा नहीं हुआ था। रात 10 बजे के बाद गली की ओर खुलने वाले दरवाजे को किसी ने नहीं खटखटाया था। कभी कभार बगल वाली छात्राएं कुछ पूछने के लिए साइड वाला दरवाजा खटखटा देती थीं। उन दोनों से वह सीनियर थी, इसलिए वे भी रात में ऐसा कभी कभार ही करती थीं। पर जब तृप्ति दरवाजा खोलो, मैं माधुरी की आवाज सुनाई पड़ी तो तृप्ति ने दरवाजे की दरार से झांक कर देखा। यह माधुरी थी, उसके बगल के गांव की एक सहेली। मैट्रिक तक दोनों साथ साथ पढ़ी थीं। बाद में तृप्ति बनारस आ गई थी। बीए करने के बाद बीएचयू की लॉ फैकल्टी में एडमिशन लेने के लिए वह एडमिशन टेस्ट की तैयारी कर रही थी। माधुरी बगल के कस्बे में ही एक कॉलेज से बीए करने के बाद घर बैठी थी। पिता उसकी शादी करने के लिए किसी नौकरी करने वाले लड़के की तलाश में थे। अरे तुम इतनी रात गए, कहाँ से आ रही हो? हैरान होते हुए तृप्ति ने पूछा। बताती हूँ, पहले अंदर तो आने दे। कुछ बदहवास और चिंतित माधुरी आते ही बेड पर बैठ गई। एक गिलास पानी तो ला, बहुत प्यास लगी है, माधुरी ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह दौड़ कर आई थी। तृप्ति ने मटके से पानी निकालकर उसे देते हुए कहा, गलियां अभी पूरी तरह सुनसान नहीं हुई हैं, वरना अब तक तो इस गली में कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं। फिर उसने माधुरी की ओर एक प्लेट में बेसन का लड्डू बढ़ाते हुए कहा, पहले कुछ खा ले, फिर पानी पीना। लगता है तुम दौड़ कर आ रही हो? माधुरी ने लड्डू खाते हुए कहा, इतनी संकरी गली में कमरा लिया है कि तुम्हारे यहाँ कोई पहुंच भी नहीं सकता। यह तो मैं पिछले महीने ही आई थी, इसलिए भूली नहीं, वरना जाने इतनी रात को अब तक कहाँ भटकती रहती। पहले मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहना चाहती थी, पर अगल-बगल में कोई ढंग का मिल नहीं रहा था, महंगा भी बहुत था। यह बहुत सस्ते में मिल गया। यहाँ बहुत शांति रहती है, इसलिए इम्तिहान की तैयारी के लिए सही लगा। बस आ गई। अगर मेरा एडमिशन बीएचयू में हो जाता है तो आगे से वहीं हॉस्टल में रहूंगी। अच्छा, अब तो बता कैसे आई हो? इतना बड़ा बैग, लगता है काफी सामान भर रखा है इसमें। कहीं जाने का प्लान है क्या? तृप्ति ने पूछा। हाँ, बताती हूँ। अब एक कप चाय तो पिला, माधुरी बोली। खाना खाया है या बनाऊं? लेकिन तुमने खाना कहाँ से खाया होगा? घर से सीधे आ रही हो या? खाना तो नहीं खाया है। मौका ही नहीं मिला, लेकिन रास्ते में एक दुकान से ब्रेड ले ली थी। अब इतनी रात को खाने की चिंता छोड़ो, ब्रेड चाय से काम चला लूंगी मैं, माधुरी ने कहा। चाय और ब्रेड खाने के बाद माधुरी की थकान तो मिट गई थी, पर उसके चेहरे पर अब भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई पड़ रही थीं। माधुरी बोली, तृप्ति, तुम्हें याद है जब हम लोग 9वीं जमात में थे, तब सौरभ नाम का एक लड़का 10वीं जमात में पढ़ता था। वही लंबी नाक वाला, गोरा, सुंदर, जो हमेशा मुस्कराता रहता था।
हाँ, जिसके पीछे कई लड़कियां भागती थीं और जिसके पिता की गहनों की मार्केट में बड़ी सी दुकान थी, तृप्ति ने याद करते हुए कहा। हाँ, वही। पर बात क्या है? तुम कहना क्या चाहती हो? वही तो मैं बता रही हूँ। वह 2 बार मैट्रिक में फेल हुआ तो उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा कर दुकान पर बैठा दिया। पिछले साल भैया की शादी थी। माँ भाभी के लिए गहनों के लिए ऑर्डर देने जाने लगी तो साथ में मुझे भी ले लिया। मैं गहनों में बहुत काटछांट कर रही थी, इसलिए उसके पिता ने गहने दिखाने के लिए सौरभ को लगा दिया। तभी उसने मुझसे पूछा था, तुम माधुरी हो ना? मैंने कहा था, हाँ, पर तुम कैसे जानते हो? उसने बताया, भूल गई क्या? हम दोनों एक ही स्कूल में तो पढ़ते थे। मैं उसे पहचानती तो थी, लेकिन जानबूझकर अनजान बन रही थी। फिर उसने मेरी ओर देखा तो शर्म से मेरी आंखें झुक गईं। उस दिन गहनों के ऑर्डर देकर हम लोग घर चले आए। फिर 1 हफ्ते बाद माँ के साथ मैं भी गहने लेने दुकान पर गई थी। माँ ने मुझसे कहा था, दुकानदार का बेटा तुम्हारा परिचित है, तो दाम में कुछ छूट करा देना। मैंने कहा था, अच्छा माँ, मैं उससे बोल दूंगी। पर दाम उसके पिताजी ने लगाए। उसने पिता से कहा, तो कुछ कम हो गया। घर आने पर मालूम हुआ कि भाभी के लिए जो सोने की अंगूठी खरीदी गई थी, वह नाप में छोटी थी। माँ बोली, माधुरी, कल अंगूठी ले जाकर बदलवा देना, मुझे मौका नहीं मिलेगा। कल कुछ लोग आने वाले हैं। मैं दूसरे दिन जब दुकान पर पहुंची तो सौरभ के पिताजी नहीं थे। मुझे देखकर वह मुस्कुराते हुए बोला, आओ माधुरी, बैठो। आज क्या ऑर्डर करना है? मैंने कहा था, कुछ नहीं। बस यह अंगूठी बदलवानी है। भाभी की उंगली में नहीं आएगी। नाप में बहुत छोटी है। वह बोला था, कोई बात नहीं। इसे तुम रख लो, भाभी के लिए मैं दूसरी दे देता हूँ। मैंने छेड़ते हुए कहा था, बड़े आय देने वाले, दाम तो कम कर नहीं सकते? मुफ्त में देने चले हो? यह सुनकर उसने कहा था, कल पिताजी मालिक थे, आज मैं हूँ। आज मेरा ऑर्डर चलेगा। सचमुच ही उसने वही किया जो कहा। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अंगूठी वापस नहीं ली। भाभी के नाप की वैसी ही दूसरी अंगूठी भी दे दी। मैं जब घर पहुंची तो मेरी उंगली में पहले वाली अंगूठी देखकर माँ ने पूछा था, इसको लौटाया नहीं क्या? मैंने डरते डरते कहा था, इसको वापस लेने से इनकार कर दिया माँ।